हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज मैं आपके सामने फिर एक बार लेकर आया हूँ यूपीएससी के पीवाई क्यूज़ ऑन इंडियन पॉलिटी, जो कि हैं ईयर 2014 से। अब तक हम 1995 से लेकर 2013 के वीडियोस और 2013 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और आप यूपीएससी की साइकोलॉजी को भी बेटर तरीके से समझ सकते हैं। कॉस्ट रेशियो बेनिफिट, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, वो भी आप बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। प्लीज स्टे विद मी। अब हम डिस्कस करेंगे 2014 के क्वेश्चंस। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 says which one of the following schedules of the Constitution of India contains provision regarding anti defection। मतलब एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है हमारे संविधान के अंदर? सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, एट शेड्यूल या 10th शेड्यूल? सी 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 से एक नया शेड्यूल ऐड किया गया जिसे हम बोलते हैं 10th शेड्यूल, राइट। जो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है एंटी डिफेक्शन के बारे में। एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली आपको ये देखने को मिलता है कि पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी। अब हो सकता है पार्टी ए के पास ज़्यादा नंबर्स आए हैं सीट्स में, पार्टी बी के पास कम, पार्टी सी के पास उससे भी ज़्यादा कम। ऐसे केस में देर आर चांसेस कि पार्टी बी वाले डिफेक्ट कर जाएं ए के साथ, पार्टी सी वाले डिफेक्ट कर जाएं बी के साथ, या पार्टी सी वाले बी ए के साथ डिफेक्ट कर जाएं। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री स्टेबिलिटी आपको इम्पैक्ट होती हुई दिखेगी। ऐसा हुआ था 1967 में एक बार, जब एक हरियाणा के एमएलए गया लाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टीज चेंज कर ली थी। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 52nd अमेंडमेंट लाया गया और 10th शेड्यूल को ऐड किया गया, जो पूरी तरीके से एंटी डिफेक्शन की बात करता है। तो बाय दैट लॉजिक हमारा आंसर हो जाता है डी, दैट इज 10th शेड्यूल। एक बार इसे डिटेल में देख लेते हैं। आंसर इज 10th शेड्यूल। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है। किसको टैकल करता है? पॉलिटिकल डिफेक्शन बाई एमपीज एंड एमएलएज बोथ इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ऐड कैसे किया गया 10th शेड्यूल को? 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट से इसे ऐड किया गया था। पर्पस क्या है? जिससे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके और जो पार्टी स्विच कर लेते हैं लोग फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट विदाउट कंसिडरिंग द डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और द डेमोक्रेटिक मैंडेट ऑफ द पीपल, उस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये लाया गया था। प्रोविजंस ये हैं कि जो भी इंसान डिफेक्ट करता है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो हाउस का मेंबर बना हुआ नहीं रह सकता। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ग्रुप मर्जर्स को इसमें अलाउ किया गया है और 91st अमेंडमेंट में ये स्ट्रेंथ कर दी गई थी 2/3। मतलब अगर 3 लोग हैं किसी पार्टी से और उसमें से 2 लोग अगर पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो डिफेक्शन नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन अगर 3 में से एक बंदा जाना चाह रहा है तो उसे डिफेक्शन के तौर पर डिफेक्ट कर दिया जाएगा या फिर निकाल दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू की अगर बात की जाए तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। लेकिन एक कंडीशन आपको इसमें ये देखने को मिलेगी कि स्पीकर और चेयरमैन का जो डिसीजन है उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब टाइम लिमिट नहीं है तो जब तक डिसीजन नहीं लिया जा रहा है उसकी जब इच्छा होगी तब लेगा। इसकी वजह से आपको स्प्लिट मर्जर और रिकरेंट मर्जर की वजह से आपको इशू देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको तेलंगाना असेंबली में देखने को मिला था कि जब तक धीरे धीरे करके पार्टी ए से पार्टी बी में जाते रहे लोग, और जब ये नंबर 2/3 हो गया तो स्पीकर ने बोल दिया जी देखो ये तो स्प्लिट मर्जर है, इसको डिफेक्शन नहीं बोला जा सकता। जबकि उसे पहले इंस्टेंस में ही क्या कर देना चाहिए था? एंटी डिफेक्शन अप्लाई करके उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। ऐसी कुछ इशूज हमें महाराष्ट्र असेंबली में भी राइज होते हुए देखे, ऐसी कुछ इशूज हमें कर्नाटक असेंबली में भी राइज होते हुए देखे, जो डिफरेंट केसेस में हम डिस्कस करते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया? ये आपके पास 5 बॉडीज दी गई हैं, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी बॉडी प्लानिंग के साथ एसोसिएटेड है। क्या फाइनेंस कमीशन प्लानिंग क्या से डील करती है? एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और द पार्लियामेंट? हमें इसमें देखना है कि कौन कौन प्लानिंग के पर्सपेक्टिव्स में आपको इन्वॉल्व होती हुई दिखेगी। सी फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है, प्लानिंग की बात नहीं करती। एनडीसी इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको 1952 में बनाया गया था, जिसका मेजर काम ही क्या है? प्लानिंग है, राइट। इसके अंदर होता कौन है? पीएम इसके चेयरमैन होते हैं, राइट। दूसरा आपको इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। और उसके बाद आपको सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, सीएम ऑफ ऑल यूटीज जिनके पास असेंबलीज है। अगर असेंबली नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ दोज यूटीज। अदर देन दैट मेंबर्स ऑफ नीति आयोग।
पहले ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में जब प्लानिंग कमीशन ही डिफंक्ट हो चुकी है तो आपको नीति आयोग के मेंबर्स इसके मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इसका काम डेफिनेटली प्लानिंग का है, तो एक हमारे पास एनडीसी होगी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये बेसिकली सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है रूरल एरियाज में, इसको हम प्लानिंग से जोड़कर नहीं देख सकते, फाइनेंस कमीशन को भी नहीं देख सकते। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर्स भी बोलते हैं हम इसे, इसको भी हम प्लानिंग से एसोसिएट नहीं करते हैं। जबकि जो पांचवा ऑप्शन है हमारे पास पार्लियामेंट, ये डेफिनेटली आपको मेजोरिटी ऑफ द लॉज बना रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम, लॉज पास करने का काम, जो प्लानिंग से भी रिलेटेड है। इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता हुआ दिखता है दैट इज सी 2 और 5। इसमें से क्वेश्चन में से जो हमारे पास 5 बॉडी दी गई हैं, इसमें से 2 बॉडी ही केवल प्लानिंग का काम करती हैं, दैट इज वन इज एनडीसी, सेकंड इज पार्लियामेंट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 2 और 5। जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंस कमीशन के बारे में, एनडीसी के बारे में भी मैंने आपको डिटेल बता दिया है। ना ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी बोलते हैं, और पार्लियामेंट जो लॉ मेकिंग और सोसाइटल वेलफेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। जब हम पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, दैट टू फ्रॉम द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, तो वो किस पार्ट के अंदर, किस सेक्शन के अंदर आपको मेंशन्ड दिखती है? प्रीएम्बल के अंदर, डीपीएसपीस के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, या 9 शेड्यूल के अंदर? इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डीपीएसपी इज द राइट आंसर। द आर्टिकल इज 51। आर्टिकल 51 आपको प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता हुआ दिख जाता है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास आर्टिकल 51 आता हुआ दिख रहा है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। ये भी बताता है कि जितने भी इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज़ हैं या ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं, उनको रेस्पेक्ट करने की जरूरत है, और जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें पीसफुली और नेगोशिएशंस के थ्रू रिजॉल्व करने की जरूरत है, राइट। तो काफ़ी हद तक हमारी जो पंचशील पॉलिसी है, जो नैम का चार्टर है, नैम का कोई चार्टर तो नहीं है, जो नैम प्रिंसिपल्स हैं, जो बैंडोंग प्रिंसिपल्स हम बोलते हैं, या फिर जो यूएन चार्टर है, उससे आपको अलाइन दिखते हैं, यूनिफॉर्म दिखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। जो देश के एक स्टेट के अंदर जो गवर्नर फंक्शन कर रहा है, उसके पास कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं? सॉरी। सबसे पहला, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल, क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। थर्ड इज रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड द फोर्थ वन इज मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। देखो, गवर्नर के पास 2 तरह की डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, एक होती है सिचुएशनल, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल। जबकि प्रेसिडेंट के पास केवल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट के पास देखने को नहीं मिलता है। अब इसमें से हमें क्या देखने को मिल रहा है, कौन कौन से ऐसी हैं जिसको मैं डिस्क्रिशनरी पावर बोल सकता हूं? देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते उस चीज़ को। और जो रूल्स बनाने हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो भी आपको सजेशंस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही बनाने पड़ते हैं। जनरली आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के बिना काम करते हुए नहीं दिखते हैं। बाय दैट लॉजिक, जो पहली है कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए स्टेट के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेजी जाती है, ये डेफिनेटली डिस्क्रिशनरी पावर है। और जो बिल रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, वो भी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो बाय दैट लॉजिक हमारा जो आंसर हो जाता है दैट इज 1 और 3। जैसा मैंने आपसे बताया, 2 तरह की डिस्क्रिशनरी पावर हैं गवर्नर के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल। एक बार ये देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन कौन सा है। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन हमें आर्टिकल 201 में देखने को मिल रही है, दैट इज असेंट करना, रिटर्न करना या बिल को रिजर्व करना फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। ये गवर्नर अपनी मर्जी से करेगा। आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर दिखती है आपको सॉरी, अब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती हुई दिखती है, और उस टाइम पे आप प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेज सकते हैं कि इस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाए। तीसरा इज आर्टिकल 239(2), अगर आप किसी यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह फंक्शन कर रहे हैं तो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आप पंजाब के गवर्नर हैं, साथ में आप चंडीगढ़ के भी हैं, तो जब आप चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह एक्ट करोगे तो आप पंजाब के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बिना एडवाइस के भी काम कर सकते हो। आर्टिकल 161 सेज कि जब भी आपको चीफ मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव मैटर पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब भी आप डिस्क्रिशनरी बेसिस पर ये मांग सकते हो, जो आर्टिकल 167 बताता है। ऐसे ही सिमिलर से आर्टिकल्स आपको सिमिलर चीज़ें प्रेसिडेंट में देखने को मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ डिस्क्रिशनरी पावर केवल कॉन्स्टिट्यूशनल है, सिचुएशनल नहीं है। ये जो चीज़ है गवर्नर के पास एक्स्ट्रा है। ये क्या है? जब कोई नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना हो किसी भी पार्टी के पास, अगर मेजोरिटी नहीं है तो असेंबली को डिसॉल्व करना है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, जब वो मेजोरिटी सपोर्ट लूज कर चुका है, या मिनिस्ट्री को डिसमिस करना है अगर उसने रिफ्यूज करने से मना कर दिया है डिस्पाइट लूजिंग मेजोरिटी, और अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिफीट हो चुके हैं। तो ये आपको सारी डिस्क्रिशनरी पावर देखने को मिलती हैं गवर्नर की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेड बिजनेसेस। ओके,
Second statement says, all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of Prime Minister. सी, पहला स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आर्टिकल 77 हमें सीधा सीधा बताता है कि अगर जो कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस के लिए बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस के रूल बनेंगे, वो पूरी तरीके से ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस के रूल बनेंगे, वो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट द्वारा बनाए जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट जो दे रखा है ये गलत है, क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के। क्यों? हमारा जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड हमेशा आपको प्रेसिडेंट ही देखने को मिलेगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। बाय दैट लॉजिक हमसे करेक्ट पूछा गया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाता है ए। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 77 का, वो बोलता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंक्लूड होता है आर्टिकल 77 के अंदर, और ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऐसे रूल्स बनाएगा जिससे कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन किया जा सके बिजनेस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और वो एलोकेशन भी करेगा मिनिस्टर्स के अंदर इस बिजनेस का कि कौन सा मिनिस्टर क्या काम करने वाला है। क्लॉज 1 ये भी बोलता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे भारतीय गवर्नमेंट द्वारा वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाएंगे। क्लॉज 2 का पर्सपेक्टिव ये है कि जितने भी ऑर्डर्स और इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं या फिर प्रेसिडेंट के नाम पर एग्जीक्यूट किए गए हैं वो ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए इस तरीके से कि जो रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं प्रेसिडेंट द्वारा वो उसके साथ सिनर्जी में दिखें, और उस ऑर्डर या उस इंस्ट्रूमेंट की जो वैलिडिटी है वो केवल तभी ऑथेंटिकेट की जाती है जब उन्हें इस बेसिस पर क्वेश्चन ना किया जाए कि वो उन बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं फंक्शन कर रहे थे। एक बार आप इसे डेफिनेटली रीड कीजिएगा, डू मेक अ नोट ऑफ इट और टेक अ स्क्रीनशॉट। आपको ये बाद में भी हेल्प कर सकता है, बिकॉज फोटोजेनिक मेमोरी इज मच बेटर देन जस्ट द साउंड मेमोरी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट सेज अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। देखो, सेकंड स्टेटमेंट एकदम ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में ही आ सकता है, ये राज्यसभा के अंदर आपको आता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन का मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है? जी बिल्कुल नहीं दिखता है। आर्टिकल 75 हमें यह बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल हैं टू लोकसभा, राइट। अगर ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल हैं और ये अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली इनको डिसमिस कर दिया जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस। इसके लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है बाय द अदर मेंबर्स, स्पेशली बाय द अपोजिशन मेंबर्स, अगर उनको ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट इन पावर है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको किसी भी तरीके से संविधान में एक्सप्लिसिटली मैंशनड नहीं दिखती है। तो बाय दैट लॉजिक फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाता है बी, दैट इज टू ओनली, राइट। एक मिनट, ओके, देर इज नो मेंशन, तो हमारे पास नो मेंशन दे रखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ 1 और 2 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई डेंट रीड द नो देयर, और ये ह्यूमन एरर आप बिल्कुल मत करना, जनरली हम ह्यूमन एरर ऐसा कर देते हैं। तो बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी यही दे रखा है कि संविधान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं मेंशन्ड है, राइट। एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है लोकसभा का, राज्यसभा के ऊपर एप्लीकेबल होता नहीं है। जब भी लोकसभा मेंबर्स को अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 75(3) ये बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, और इसी वजह से ये केवल कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। साथ के साथ रूल्स ऑफ लोकसभा जो है वो प्रोवाइड कराते हैं कि अगर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस निकालना है तो उसका क्या पर्टिकुलर मैकेनिज्म होना चाहिए। प्रोसीजर आपको मेंशन दिखता है रूल 198 ऑफ लोकसभा के अंदर, लेकिन इसका मेंशन संविधान के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। यहां आपको 4 पार्लियामेंट्री कमिटीज दी गई हैं, आपको बताना है इसमें से सबसे ज्यादा मेंबर्स किसके अंदर होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, एस्टीमेट्स कमेटी के अंदर, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ऊपर, या फिर कमेटी ऑन पेटिशंस के ऊपर। इसमें जो सबसे ज्यादा मेंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं कमेटी ऑन एस्टीमेट्स के अंदर, राइट। लगभग इसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं, 31 मेंबर्स होते हैं बेसिकली, 22 + 9, 22 लोकसभा से और 9 राज्यसभा से। जबकि आप कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स देखेंगे इसमें 22 मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, 15 लोकसभा से और बेसिकली 7 आपको राज्यसभा से देखने को मिलेंगे। खैर, हमारा आंसर जो है वो कमेटी ऑन एस्टीमेट्स है। इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चल के देखते हैं। हमारा आंसर आ रहा है बी, दैट इज कमेटी ऑन एस्टीमेट्स। पार्लियामेंट्री कमिटीज होती क्या है? कमिटीज जो इलेक्टेड एमपीज और अपॉइंटेड किया, जिन्हें अपॉइंट किया जाता है स्पीकर और चेयरमैन द्वारा। इस कमेटी के अंदर एक तो एमपीज आपको देखने को मिलेंगे। इसे अपॉइंट कौन करेगा? स्पीकर इन लोकसभा केस,
चेयरमैन इन राज्यसभा केस। इसका ओरिजिन कहाँ देखने को मिल रहा है? ओरिजिन देखने को मिल रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। अगर अथॉरिटी देखेंगे तो आर्टिकल 105 विच टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, एंड आर्टिकल 118 जो बात करता है प्रोसीजर से रिलेटेड इन पार्लियामेंट। इन दोनों के अंदर आपको इन पार्लियामेंट्री कमिटीज की अथॉरिटी देखने को मिलती है। ये दो टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज, बेसिकली दीज आर परमानेंट और ये कंटिन्यूसली वर्क करती हैं। दूसरी आर एडहॉक कमिटीज, ये टेम्पररी होती हैं और किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई जाती हैं। इनकी कैटेगरीज आपको फाइनेंशियल, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, इंक्वायरी कमेटी, स्क्रूटनी कमेटी, कंट्रोल, बिजनेस ऑफ द हाउस, हाउस कीपिंग सर्विसेज, इन सबको टैकल करते हुए दिखेंगी। जबकि जो एडहॉक कमिटीज हैं, इंक्वायरी कमिटीज होती हैं और एडवाइजरी कमिटीज होती हैं। साथ के साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं ये बेसिकली आपको दो टाइप की देखने को मिल सकती हैं, या तो जेपीसी देखने को मिल सकती है या फिर सेलेक्ट कमिटीज देखने को मिल सकती हैं। जेपीसी वो होती हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं, बेसिकली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और सेलेक्ट कमेटी वो होती है जिसमें सिंगल हाउस के मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है वो जेपीसी को फॉरवर्ड किया गया है, इसका मतलब उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स हैं, राइट। अगर मेंबर्स की बात की जाए तो एस्टिमेट कमेटी सबसे ज़्यादा है, 30 मेंबर्स हैं इसके अंदर। इसमें से कोई लोकसभा का मेंबर नहीं होता है। आई मेड अ मिस्टेक देयर, यहाँ मैंने बोला था कि 31 मेंबर हैं और जिसमें से 22 लोकसभा और 9 राज्यसभा के हैं, नहीं, केवल इसमें आपको 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। और एस्टिमेट्स बेसिकली ये फाइनेंस का काम कर रही है और पैसे का पूरा ठेका आपको लोकसभा के पास ही देखने को मिलता है, इसलिए इसके अंदर राज्यसभा के मेंबर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। लार्जेस्ट कमेटी है, सारे मेंबर्स लोकसभा से हैं, एक भी मेंबर राज्यसभा से देखने को नहीं मिलेगा। फंक्शन क्या है? गवर्नमेंट को स्क्रूटनाइज करना, उसके एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करना और जो फंड यूटिलाइजेशन हुआ है वो ठीक तरीके से हुआ है या फिर नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भी आपको 22 मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और कमेटी ऑन पेटिशंस में आपको 10 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा फंक्शन या फंक्शंस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के हैं? सबसे पहला, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स। सेकंड, सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज। एंड द थर्ड वन इज एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्टर्स, राइट। तीसरा वाला सीधा सीधा गलत दिख रहा है आपको, पढ़ के ही कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि तीसरा ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। कैबिनेट मीटिंग्स का एजेंडा सेट करना डेफिनेटली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम है। सेक्रेटरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना कैबिनेट कमिटीज को, ये भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो है सी, दैट इज 1 and 2 ओनली, राइट। अब ये 1 and 2 हमारे पास आंसर आ चुका है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है क्या? प्राइम मिनिस्टर के अंदर फंक्शन करता है। हेड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी करता है। और ये वही कैबिनेट सेक्रेटरी हैं जो सिविल सर्विसेज बोर्ड को भी चेयर करते हैं। इनका एलोकेटेड बिजनेस जो है वो 1961 रूल्स के अकॉर्डिंग फंक्शन करता हुआ दिखता है। दो इनके काम हैं, सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट एंड कमिटीज, दूसरी चीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स एंड बिजनेसेस। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रूल्स के अकॉर्डिंग फंक्शन हो सके। ये इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन और कंसेंसस को क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने और कोऑपरेशन को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। और ये जब कोई मेजर क्राइसिस आता है मेजर मिनिस्ट्री एक्टिविटीज़ के अंदर, मेजर एक्टिविटीज़ के अंदर, तो आपको मिनिस्ट्रीज़ के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़े तो उसका काम भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही करता हुआ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल्स अंडर। जब दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होती है या सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होती है तो उस ज्यूरिसडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट के हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये आपको आर्टिकल 131 के अंदर मेंशन दिख जाता है। यहाँ बात हो रही है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की, 143 की बात है। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन आपको 132, 133 और 134 में देखने को मिलेगा, जबकि रिट ज्यूरिसडिक्शन आपको आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है। राइट तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? जब भी एक स्टेट या सेंटर के बीच में या दो से ज़्यादा स्टेट के या दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो उसकी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास होती है और उसी को हम बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो आपको सी ऑप्शन में मेंशन दिखती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी। आपको समझने की जरूरत है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है क्या। जब भी सेंटर और स्टेट्स के बीच में या दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होती है तो सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन इसमें कुछ एक्सक्लूजन भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स तो उसे हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं लेंगे। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, उसे भी आप इसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं लेते हैं। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कोई मैटर्स हैं वो भी नहीं होंगे। कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस हैं जिनको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं डाला जाता है। कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं या फिर स्टेट रिकवरी ऑफ डैमेजेस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सक्लूजन देखने को मिलते हैं। इन पे डेफिनेटली ध्यान रखना, ये आपका एक पोटेंशियल प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 32 के अंदर हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपको हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्च्यूररी, आपको ये 5 बेसिकली रिट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे आप
अपनी फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड रख सकते हैं। ये खैर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के पास भी अंडर आर्टिकल 226 आपको रिट जुरिस्डिक्शन देखने को मिल जाता है, और हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटिवली थोड़ा वाइडर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट से डील करती है, हाई कोर्ट बाकी मैटर से भी डील कर सकती है अंडर रिट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो ये 3 तरीके के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आपको आर्टिकल 132 में देखने को मिल रहा है, सिविल अंडर 133 और क्रिमिनल मैटर्स अंडर 134। और एक स्पेशल लीव पेटिशन जो है हमारा वो भी एपिलेट जुरिस्डिक्शन के अंडर ही आता है, ये आता है आर्टिकल 136 के अंदर। अगर हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करें आर्टिकल 143 के अंदर, तो प्रेसिडेंट अगर उसके लगता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ऑन सिग्निफिकेंट लीगल क्वेश्चंस और ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना है तो वो कौन बढ़ाएगा? प्रेसिडेंट बढ़ाएगा, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर लॉ कमीशन? इसका सीधा सीधा आंसर है पार्लियामेंट। आर्टिकल 124 सीधे सीधे बोलता है कि आप नंबर ऑफ जजेस बढ़ा सकते हैं। कौन बढ़ा सकता है? पार्लियामेंट बढ़ा सकती है। ओरिजिनली जब हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी थी तो उसमें 7 जजेस थे, आज की डेट में इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस आपको 34 जजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो नंबर इंक्रीज किया गया है दैट इज डन बाय पार्लियामेंट, राइट। तो हमारे पास आंसर हो जाता है बी, दैट इज पार्लियामेंट। तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ दिख जाता है आपको, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ाने की सीधी सीधी पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट इज ऑथोराइज टू रेगुलेट द जजेस। ये जो नंबर ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये एक 2019 में एक बिल आया था जिसमें 4 जजेस को बढ़ाया गया, जिससे नंबर जो है वो 31 से 34 हो गया। मैंशन कहाँ दिख रहा है? ये आपको आर्टिकल 124 में देखने को मिलता है, जहाँ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट और उसके नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा सकती है, राइट। राइट, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज 2014 क्वेश्चन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 2015 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।